हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम प्रीवियस लेक्चर में अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। तो यहाँ हमने अव्यय के भेद पढ़े थे, जिसमें पहला आपका था क्रिया विशेषण। तो आइए एक बार रिवाइज करते हुए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको बताया था अव्यय यानी कि जो व्यय न हो। साधारण भाषा में यदि हम जाने तो अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो। अब इससे पहले हमने विकारी शब्द पढ़े थे छोटी क्लासेस में। तो विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। यानी आप किसी भी वाक्य का वचन बदल दें तो जो अविकारी शब्द होगा वो नहीं बदलेगा। लिंग बदलेंगे तो अविकारी शब्द नहीं बदलेगा। वचन बदल दें, आप कारक बदल दें तो अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। यही आपके अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है अव्यय। ठीक है। तो अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अधन व्यय या अविकारी शब्द भी इन्हें कहते हैं। हम इसे प्रीवियस लेक्चर में लिख चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे और फिर आगे जहां से हमारा स्टार्ट होगा वहां से हम थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। तो साधारण दूसरे शब्द में आप लिख सकते हैं। तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं यदि हम समझ गए। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण आपने लिखा, जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, ये सभी शब्द आपके अव्यय हैं। अव्यय के बाद जैसे शब्दों के दो प्रकार बताए थे आपको, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद, अविकारी शब्द यानी अव्यय के भी चार भेद। अब हम यहाँ अव्यय यानी अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। तो अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आदि आते हैं, वहां पर आपका क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, राम धीरे धीरे टहलता है। तो राम धीरे धीरे टहलता है। राम धीरे धीरे टहलता है। तो ये जो धीरे धीरे है ये आपका क्रिया। क्रिया यहाँ पर क्या है? सबसे पहले जब आप वाक्य देखते हैं ना, तो क्रिया विशेषण के लिए आपको ये देखना होता है। अभी हमने इससे पहले पद परिचय पढ़ा। पद परिचय में भी हमने आपको बताया है, लेकिन आपके सिलेबस में अव्यय एक अलग सा टॉपिक है जिससे आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ इसको डिटेल में पढ़ना है। राम धीरे धीरे टहलता है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? टहलने का काम हो रहा है। इस वाक्य में टहलने का काम हो रहा है। लेकिन राम कैसे टहल रहा है? राम धीरे धीरे टहल रहा है। कैसे टहल रहा है? धीरे धीरे टहल रहा है। ठीक है, तो ये काम करने की रीति है। किस रीति से काम कर रहा राम? तो राम किस रीति से काम कर रहा है? धीरे धीरे कर रहा है। राम वहां टहलता है। तो यहाँ स्थान बता दिया है। ये जो वहां है ना, ये स्थान बताया जा रहा है, कहाँ पर वो टहल रहा है। टहलने का स्थान बताया जा रहा है यहाँ पर। राम अभी टहलता है। तो ये अभी शब्द क्या है? ये समय बता रहा है। राम थोड़ा टहलता है। ये कैसे काम कर रहा है? कितना? ठीक है, कितना टहल रहा है। तो देखो, हम किसी भी क्रिया को, किसी भी काम करने की कितनी विशेषता बता सकते हैं। या तो हम ये बताएंगे काम कैसे हो रहा है, या तो हम ये बताएंगे काम कितना हो रहा है, या तो हम ये बताएंगे काम कब हो रहा है, और या तो हम ये बताएंगे काम कहाँ पर हो रहा है। इन चारों आधार पर, इन चारों आधार पर ये जो आपकी क्रिया है, ये क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे। काम धीरे धीरे कैसे हो रहा है, तो काम की रीति बताई जाएगी। इसी आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इससे पहले कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। तो ये जो है, यही चीजें हैं, ये हम आपको बता चुके हैं।
तो हमने अभी कहा कि काम कब हो रहा है, तो कालवाचक, कब यानी समय, काम कहाँ हो रहा है यानी स्थान बताएंगे, काम कितना हो रहा है यानी परिणाम बताएंगे, और काम आपका कैसे हो रहा है, काम की रीति हम बताएंगे। इस आधार पर हमने कहा था क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। ठीक है, तो ये चार आपके हमने यहाँ पर पढ़ाए थे। तो क्रिया विशेषण के चार अव्यय हैं, चार भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के साथ इस समय से संबद्ध विशेषता बताता है, से संबंधित विशेषता यानी कि उसके समय से संबंधित विषय वो विशेषता बताता है, वो कालवाचक होता है। ऐसे ही जहां पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वह नित्य टहलता है, नित्य यानी कि समय बताया है। वे कब गए, सीता कल जाएगी, तो यहाँ समय बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। दूसरा था आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, हमें पहले भी बताया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। स्थान यानी काम किस स्थान पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। तो जो शब्द क्रिया के स्थान से संबंधित होता है वही आपका क्या हो जाता है, स्थानवाचक। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमें लिखना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तारा यहाँ आ रही है तो स्थान, सुनील नीचे बैठा है तो स्थान के बारे में बताया गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जहां पर हम काम की मात्रा को बताते हैं, उसके नापतोल को बताते हैं, वहां पर काम का परिणाम बताया जाता है कि भाई काम कितना किया है। ठीक है ना, तो कई बार हम काम के परिणाम बता देते हैं कि आपने इतना काम किया है, तो वहां आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये कुछ उदाहरण थे, ये हम पहले बता चुके हैं। रीतिवाचक में क्या आ जाता है, हम काम की रीति को बताते हैं। बच्चों हम इसको पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, इसलिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं, जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम आपको लिखाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है। काम कैसे हो रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या है, हमने कहा बच्चों, हमने कहा वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है या दौड़ रहा है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण में हमने काम चल रहा है, ये काम हो रहा है, ये क्रिया हो रही है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, दो बार आया, दो कर दिया। तो ये आपकी रीति हो गई है, काम करने की रीति। वो धीरे चल रहा है, वो तेज चल रहा है ना। तो ये अचानक, तो जैसे यहाँ पर हो गया आपका, ऐसे चल रहा है, वैसे जा रहा है, वो अचानक आ गया इसलिए। ठीक है, धीरे, सहसा, यथा, ये और भी यहाँ पर शब्द हैं। ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे ये अनेक शब्द यहाँ पर क्या हैं, आपके रीति को बताएंगे, काम किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है बच्चों, काम किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर जरा सहज एवं धीरे चलिए, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, कैसे आया, अचानक आया। ठीक है, कपिल ने अपना कार्य शीघ्रता से किया, कैसे किया, शीघ्रता, जल्दी से किया। तो ये रीति बताया जा रहा है काम को, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद आपका था संबंध बोधक अव्यय, दूसरा अव्यय का दूसरा भेद। पहला था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। तो जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया है, आपने संज्ञा पढ़ा, आपने सर्वनाम पढ़ा दूसरा विकारी शब्द में, फिर आपने क्रिया पढ़ा, फिर आपने क्रिया विशेषण पढ़ा, विशेषण आप पढ़ चुके हैं।
इसके बाद आता है संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध बोधक क्या है? संज्ञा आप जानते हैं, सर्वनाम के बारे में आपने जाना, आपने क्रिया के बारे में जाना, विशेषण के बारे में जाना, आपने क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया है। अब आपका आता है संबंध बोधक। कभी कभी हम जो है एक संज्ञा का किसी अन्य पद के साथ, किसी वाक्य में किसी अन्य पद के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, तो वही आपका संबंध बोधक कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या कहें? दूसरे शब्दों में यहाँ पर आ जाता है जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि यह संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब जैसे जहां पर, बाद, भर, के ऊपर, इनको देखने से पहले इस उदाहरण को देखिए। स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल के समीप मैदान है। तो देखो, स्कूल और मैदान का संबंध कौन बता रहा है? के समीप। स्कूल कहाँ है? मैदान के समीप। मैदान के समीप स्कूल है। तो ये दोनों पद आपस में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, किसके द्वारा? के समीप के द्वारा। ये जो के समीप है ना, ये इन दोनों पदों का संबंध बता रहा है, जहाँ स्कूल भी आपका संज्ञा है और मैदान भी आपका संज्ञा है। यहाँ पर हो सकता है हमेशा संज्ञा ना हो, संज्ञा का किसी अन्य पद के साथ हो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही संज्ञा है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। धन के बिना, धन के बिना, धन के बिना क्या चलाना? व्यवसाय चलाना कठिन है। तो ये के बिना जो शब्द है, ये जो है धन और व्यवसाय का संबंध बता रहा है। आ रही बात समझ में? तो यही आपका संबंध बोधक अव्यय है। और देखो बच्चों, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसीलिए तो इसे अव्यय कहा है। तो इस उदाहरण से बढ़िया मैं आप इन दोनों को ही यहाँ पर समझने के लिए ज्यादा आपको बोलूंगी, क्योंकि स्कूल और मैदान का संबंध कौन बता रहा है? के समीप। स्कूल कहाँ है? मैदान के समीप। मैदान कहाँ है? स्कूल के समीप। अब धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। व्यवसाय चलाना किसके बिना कठिन है? किसके बिना? धन के बिना। तो ये जो के बिना शब्द है, ये इन दोनों को संबंध बता रहा है, ये इन दोनों का संबंध बता रहा है, इसलिए ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। तो इसे आप जरूर लिखें, इन दो उदाहरणों को। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं जिन्होंने नहीं लिखा है, जैसे भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, पहले से लेकर अनेक प्रकार के शब्द यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हमने संबंध बोधक के भी भेद बताए थे। तो 3 आधारों पर या 3 प्रकार से जो है हम इसके भी भेद करते हैं। प्रयोग के अनुसार, संबद्ध और अनुबद्ध, अर्थ के अनुसार, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, और व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुके थे। ठीक है, तो देखिए ये चीजें आप लिखिएगा। अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार जो आपका संबंधवाचक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, वो आपके अर्थ के अनुसार कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक और संग्रहवाचक। फिर व्युत्पत्ति के अनुसार मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। पहला आपका प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद हैं, जिसमें संबंध बोधक ऐसे संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं।
जैसे धन के बिना, यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है, के बिना नर की नाई। तो देखिए यहाँ पर के बिना, बिना शब्द क्या है, संबंध, के बिना, धन के बिना, ठीक है। तो ये किसी अन्य के साथ क्या दिखाएगा, संबंध दिखाएगा। भाई धन के बिना आप क्या नहीं कर सकते, धन के बिना तो आपके पास जो है बहुत सारी जो आपको नीड होती है, जो आपकी आवश्यकता होती है, धन के बिना आप अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। तो संबंध बता रहा है कहीं ना कहीं, ये बिना शब्द संबंध बोधक है। लेकिन यहाँ ये संज्ञा की विभक्ति के पीछे आया है, इसलिए ये संबंध बोधक है। नर की नाई, नर क्या है, यहाँ संज्ञा है, यहाँ धन संज्ञा है और इसके पीछे विभक्ति चिन्ह है और नाई आया है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। ऐसे संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, जैसे किनारे तक सखियों सहित कटोरे भर पुत्रों समेत। इसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर या अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। पहला भेद क्या था, कालवाचक समय। तो देखो काल क्या होता है, समय हम बताते हैं, इसके आगे पीछे बाद पहले पूर्व पश्चात उपरांत लगभग, जहां आपको समय का बोध हो, ठीक है, वहां पर कालवाचक आपका संबंध बोधक अव्यय आता है। तो समय में काल का मतलब समय से है, उससे पहले, उससे आगे, उसके पीछे, है ना। तो ये समय वाला है, आगे पीछे, ये समय के लिए। दूसरा है आपका स्थानवाचक। ये समय स्थान आपको क्या बताएगा, स्थान के बारे में, आगे पीछे नीचे सामने। अब देखो आगे पीछे ऊपर भी आया है, तो ये समय वाला आगे है, ये समय वाला पीछे है और ये स्थान वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले आप इस संबंध बोधक अव्यय को पढ़ें, फिर आगे आप इसको, तो समय बताया कि पहले आप इसको कीजिए उसके बाद कीजिए या पीछे। तो ये समय को बताता है। देखो दोनों समय, यहाँ भी क्या आया है, आगे पीछे आया है, यहाँ भी आगे पीछे आया है, लेकिन ये समय को बताएगा, ये स्थान को बताएगा कि भाई मेरे आगे बैठ जाइए, मेरे पीछे बैठ जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा, आप क्लास 10th में किसी बच्चे को कहा आप उनके पीछे बैठ जाइए, आप उनके आगे बैठ जाइए, तो इस समय तो हम स्थान को बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे पीछे आपका समय में भी आता है, तो ये समय की जब बात की जाए वाक्य के अनुरूप हम इसको पता कर पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ समय बताया जाए और आगे पीछे लिखा जाए तो वहाँ कालवाचक होगा, और जहाँ पर आपका स्थान बताया जाए, स्थान के बारे में बात हो आगे पीछे में, तब आपका स्थानवाचक होगा। फिर आपको देखो ये तो नाम से ही, इनका उच्चारण से ही आपका पता चल रहा है। दिशा में हम दिशा बताएंगे, और तरफ, पार, आर पार, आस पास, प्रति, ये दिशा की तरफ संकेत करेगा। साधनवाचक में आपका द्वारा, जरिए, हाथ, बल, कर, सहारे, तो ये आपका साधनवाचक हो गया। हेतुवाचक, लिए, उसके हेतु, उसके लिए, निमित्त, उसके निमित्त, वास्ते, इसके वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, ये सब आपका हेतुवाचक है, जब हम बताते हैं ना इसके लिए, ठीक है। फिर आपका आता है विषय, जिसमें आपका विषय, नाम, जान, भरोसे, इन कुछ शब्दों को आप याद रखें। व्यतिरेकवाचक, जिसमें अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, सहित आदि शब्द आ जाते हैं। फिर आपका विनिमय वाचक हो गया, जिसमें पलटे, बदले, जगह आ जाता है। सादृश्य में समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, जिसमें हम एक दूसरे के सादृश्य, एक दूसरे से समानता करते हैं, ठीक है। विरोध में हम विरोध करेंगे, विरुद्ध, विपरीत। और सहचर वाचक में संग, साथी, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, वश आदि शब्द। और संग्रह वाचक में तक, पर्यंत, भर और मात्र। तुलना जब हम करेंगे, अपेक्षा, आगे और सामने। अब नेक्स्ट है आपका व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध
मेथड हम यहाँ पर सबसे पहला मूल संबंध बोधक, इसमें बिना, प्रयंत, पूर्वक इत्यादि शब्द आते हैं, लिखें इसे। और दूसरा है आपका यौगिक संबंध बोधक, जिसमें आपका संज्ञा से पलटे, लेखे, अपेक्षा और मार्फत। ठीक है, तो यहाँ पर यौगिक में आपके संज्ञा से और विशेषण से तुल्य, समान, ऐसा और योग्य। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका है तीसरा संबंध बोधक के बाद आपका समुच्चय बोधक, तीसरा भेद अव्यय का समुच्चय बोधक। समुच्चय जिसको आप अंग्रेजी में कंजक्शन भी कहते हैं। तो जब हम दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए जिस भी शब्द का आप प्रयोग करेंगे इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं, कभी कभी दो शब्दों को, कभी कभी दो वाक्यों को और कभी कभी दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो जब दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है और ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं। सिर्फ वाक्यों को नहीं, शब्दों को भी जोड़ेगा, वाक्यों को भी और वाक्यांशों को भी। तो सरल वाक्यों में यदि या सरल शब्दों में यदि आप कहें, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यद्यपि, चूंकि, चूंकि, परंतु और किंतु आदि शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देखें, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सूरज निकला और पक्षी। तो और जो योजक शब्द है ये आपका समुच्चय बोधक है, इसने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। सूरज निकला ये एक वाक्य है, पक्षी बोलने लगे हैं ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को हमने परस्पर जोड़ दिया और क्या कहा, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द है वो और है, और इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। सॉरी, हमारा यहाँ पर ये जो और शब्द है ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक कहलाएगा। ठीक है, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। तो ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। बच्चे भागने लगे अलग है और छुट्टी हुई अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही वाक्य में हमने इसको बांध दिया है। किरण और मधु पढ़ने चली। तो यहाँ किरण और मधु आपस में दो शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ दो वाक्य नहीं है, दो शब्द हैं। तो ऊपर हमने परिभाषा में पढ़ा था, दो वाक्य हो सकते हैं, दो शब्द हो सकते हैं, दो वाक्यांश हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किरण और मधु पढ़ने चली, तो ये दो शब्दों को आपस में किरण और मधु को जोड़ दिया। तो इससे जो है, अब देखो मधु, किरण पढ़ने चली, अगर हम यहाँ पर कहें किरण पढ़ने चली और मधु पढ़ने चली, दो अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, किरण और मधु पढ़ने चली। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।